नमस्कार दोस्तों, इतिहास के झरोखे के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल समय की सीमाओं को लांघती है, बल्कि हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आज का हमारा विषय है मानव सभ्यता का इतिहास, गुफाओं से अंतरिक्ष तक। इस गहन चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने इतिहासकार और मानव विज्ञानी डॉक्टर विक्रम प्रताप सिंह। डॉक्टर विक्रम, आपका स्वागत है। धन्यवाद आर्यन। ये सचमुच एक बहुत ही रोमांचक विषय है। जब हम मानव इतिहास की बात करते हैं तो हम केवल राजाओं और युद्धों की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस अदम्य इच्छा शक्ति की बात कर रहे होते हैं जिसने एक साधारण से दिखने वाले जीव को इस ग्रह का स्वामी बना दिया। डॉक्टर विक्रम, अक्सर जब हम इतिहास की शुरुआत करते हैं तो हम पाषाण युग या स्टोन एज से शुरू करते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि उन अंधेरी गुफाओं में रहने वाले हमारे पूर्वजों के मन में आखिर ऐसा क्या चला होगा जिसने उन्हें औजार बनाने या आग जलाने के लिए प्रेरित किया। क्या वो केवल जीवित रहने की मजबूरी थी या कुछ और? देखिए आर्यन, इसे समझने के लिए हमें आज से लगभग 70 लाख साल पीछे जाना होगा। अफ्रीका के जंगलों में जब हमारे पूर्वज पेड़ों से नीचे उतरे तो उनके पास न तो शेर जैसे नाखून थे, न ही चीते जैसी रफ्तार। वे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उनके पास दो चीज़ें थीं: सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता और विकसित होता हुआ मस्तिष्क। आग की खोज मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आग ने न केवल हमें ठंड और जंगली जानवरों से बचाया, बल्कि इसने हमारे खाने के तरीके को बदल दिया। पका हुआ खाना पचाना आसान था, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा पेट के बजाय मस्तिष्क के विकास में लगने लगी। गुफाओं की दीवारों पर बनी वो पेंटिंग्स सिर्फ कला नहीं थीं, वे इस बात का प्रमाण थी कि इंसान ने सोचना शुरू कर दिया था। वो अब केवल जी नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था और अपनी कहानियां पीछे छोड़ना चाहता था। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, यानी भाषा और संचार की शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन डॉक्टर विक्रम, हजारों सालों तक हम शिकारी और संग्राहक रहे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमने खेती करना शुरू कर दिया? कई विचारक तो कहते हैं कि कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इंसान के लिए एक धोखा था। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपने बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। लगभग 12,000 साल पहले जब हिमयुग समाप्त हुआ और धरती का तापमान बढ़ा, तब इंसान ने देखा कि कुछ बीज मिट्टी में गिरने के बाद फिर से उगाते हैं। खेती की शुरुआत ने हमें एक जगह टिकने पर मजबूर कर दिया। पहले हम आज़ाद थे, जहां मर्जी घूमते थे, लेकिन खेती ने हमें ज़मीन का गुलाम बना दिया। लेकिन इसके साथ ही समाज का ढांचा भी बदला। जब अनाज का सरप्लस यानी अतिरिक्त भंडार होने लगा, तो सबको शिकार पर जाने की ज़रूरत नहीं रही। यहीं से जन्म हुआ विशेषज्ञों का। कोई कारीगर बना, कोई रक्षक बना और कोई शासक। शहरों की नींव यहीं रखी गई। मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और मिस्र जैसी महान सभ्यताएं इसी मिट्टी से उपजी। इन सभ्यताओं की बात करें तो सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया के लोग आज से हजारों साल पहले भी नगर नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग में माहिर थे। उनकी वो समझ, उनकी लिपि और उनके व्यापारिक संबंध देखकर हैरानी होती है। क्या आपको लगता है कि हम आज के दौर में खुद को बहुत ज्यादा उन्नत समझते हैं, जबकि वे लोग भी बौद्धिक रूप से हमारे जितने ही सक्षम थे? बिल्कुल आर्यन, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि प्राचीन लोग कम बुद्धिमान थे। उनकी तकनीक अलग थी, लेकिन उनकी मेधा अतुलनीय थी। पिरामिडों का निर्माण या सिंधु घाटी की जल निकासी व्यवस्था आज के इंजीनियरों को भी हैरत में डाल देती है। असली बदलाव आया विचारों के स्तर पर। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, धर्म और शासन की प्रणालियां जटिल होती गईं। इंसानों को एकजुट करने के लिए मिथकों और कहानियों की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो देवताओं की कहानियां हों या राष्ट्र की अवधारणा। इन्हीं साझा विश्वासों ने लाखों अजनबियों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। साझा विश्वास, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दौर में हमने देखा कि बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, हान राजवंश, इन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। डॉक्टर विक्रम, इन साम्राज्यों ने इंसानियत को क्या दिया? क्या केवल युद्ध और रक्तपात, या कुछ ऐसा भी जो आज भी हमारे साथ है? साम्राज्य केवल विजय की कहानियां नहीं थे, वे संस्कृति और ज्ञान के आदान प्रदान के केंद्र थे। जब रोमन साम्राज्य ने सड़कें बनाई तो उन सड़कों पर केवल सैनिक नहीं चले, बल्कि उन पर विचार, धर्म और तकनीक का भी प्रवाह हुआ। सिल्क रोड को देखिए, जिसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ दिया। भारत से बौद्ध धर्म चीन गया और वहां से बारूद और कागज यूरोप पहुंचा। साम्राज्यों के दौर ने हमें कानून की समझ दी, नागरिकता का विचार दिया और एक वैश्विक नजरिया विकसित करने में मदद की। हालांकि इसकी कीमत बहुत भारी थी, गुलामी और शोषण के रूप में। लेकिन इतिहास हमेशा धूप और छांव का मेल रहा है।
लेकिन डॉक्टर विक्रम, एक लंबा समय ऐसा भी आया जिसे यूरोप में डार्क एजेस कहा गया, फिर पुनर्जागरण, रेनेसां हुआ। ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने फिर से तर्क और विज्ञान की ओर मुड़ना शुरू किया? क्या वो धर्म का बढ़ता दबाव था या कुछ और? डार्क एजेस असल में केवल यूरोप के लिए था। उस समय अरब जगत और भारत ज्ञान के शिखर पर थे, लेकिन पुनर्जागरण ने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। इसका मुख्य कारण था जिज्ञासा। जब कोपरनिकस और गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तो उसने सदियों पुरानी मान्यताओं को हिला दिया। इंसान ने अब क्यों और कैसे पूछना शुरू किया। इसके बाद आया औद्योगिक क्रांति का दौर। ये शायद मानव इतिहास का सबसे क्रांतिकारी बदलाव था। हमने अपनी शारीरिक क्षमता को मशीनों से बदल दिया। भाप के इंजन ने दूरियों को समेट दिया। लेकिन इसी ने उपनिवेशवाद को भी जन्म दिया, जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो साधन संपन्न थे और दूसरे वो जिनका शोषण हो रहा था। औद्योगिक क्रांति ने हमें आधुनिकता तो दी, लेकिन साथ ही 2 विश्व युद्ध भी दिए। 20वीं सदी का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही डरावना भी। परमाणु बम का आविष्कार और उससे मची तबाही, क्या हम अपनी ही प्रगति के शिकार होने लगे थे? 20वीं सदी इंसान की चरम सीमाओं की गवाह रही है। एक तरफ हमने मानवता के प्रति सबसे बड़े अपराध देखे, तो दूसरी तरफ हमने पेनिसिलिन और इंटरनेट जैसे चमत्कार भी देखे। लेकिन इसी सदी में इंसान ने पहली बार अपनी धरती की सीमाओं को लांघने का सपना देखा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई स्पेस रेस केवल राजनीतिक प्रभुत्व की लड़ाई नहीं थी, वो हमारे आदिम स्वभाव की वापसी थी। जैसे हमारे पूर्वज गुफाओं से बाहर निकलकर नए मैदानों की तलाश में निकले थे, वैसे ही हम इस नीले ग्रह से बाहर झांकने लगे। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा, तो वो केवल एक व्यक्ति का कदम नहीं था, वो पूरी प्रजाति की छलांग थी। गुफा की दीवारों पर उकेरी गई उन तस्वीरों से लेकर चंद्रमा की धूल पर पड़े उस जूते के निशान तक का सफर। डॉक्टर विक्रम, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ हम अंतरिक्ष की बात तो करते ही हैं, साथ ही हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और मंगल ग्रह पर बसने की भी बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम एक नई प्रजाति के रूप में विकसित हो रहे हैं? हम निश्चित रूप से एक संक्रमण काल यानी ट्रांजिशन फेज में हैं। जिस तरह हजारों साल पहले आग ने हमें बदला था, आज डेटा और AI हमें बदल रहे हैं। हम अब केवल जैविक विकास यानी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पर निर्भर नहीं हैं, हम अपना तकनीकी विकास खुद कर रहे हैं। अंतरिक्ष में हमारी पहुंच अब केवल खोज तक सीमित नहीं है, हम मल्टी प्लैनेटरी होने की बात कर रहे हैं। एलॉन मस्क जैसे लोग मंगल पर शहर बसाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दार्शनिक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम अपनी पुरानी समस्याओं को भी अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाएंगे? क्या वहाँ भी युद्ध, भेदभाव और पर्यावरण का विनाश होगा? यही सबसे बड़ा डर है। हमने तकनीक तो हासिल कर ली, लेकिन क्या हम उतने ही समझदार और दयालु भी हुए हैं? डॉक्टर विक्रम, इस लंबी यात्रा को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंसानियत का सबसे बड़ा गुण क्या रहा है जिसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया? मेरी नज़र में वो गुण हैं अनुकूलन और सहयोग। हम सबसे ताकतवर नहीं थे, लेकिन हमने मिलकर काम करना सीखा। हमने कहानियाँ बुनी, हमने नियम बनाए और हमने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब जब हम बटे हैं, हम कमज़ोर हुए हैं, और जब जब हमने मानवता के नाते हाथ मिलाया है, हमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। अंतरिक्ष में जाना हमारी नियति हो सकती है, लेकिन अपनी जड़ों और अपनी करुणा को बचाए रखना हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। डॉक्टर विक्रम, आपकी बातों ने आज इतिहास को देखने का एक नया नज़रिया दिया है। ये यात्रा केवल तारीखों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की एक लंबी और गौरवमयी गाथा है। गुफाओं की आग से लेकर रॉकेट के प्रोपल्शन तक हम एक ही ऊर्जा की खोज में रहे हैं, आगे बढ़ने की ऊर्जा। बिल्कुल आर्यन, और याद रखिए, हम आज जो कर रहे हैं वो कल का इतिहास होगा। हमें ये सोचना होगा कि भविष्य की पीढ़ियाँ जब हमारे समय के बारे में पढ़ेंगी तो वे हमें किस रूप में याद रखेंगी। क्या हम वो पीढ़ी थे जिसने धरती को बचाया और सितारों तक पहुँचे, या वो जिसने सब कुछ खो दिया? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। डॉक्टर विक्रम, इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद आर्यन, ये चर्चा मेरे लिए भी बहुत सुखद रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। मानव इतिहास की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी क्षमताएं कितनी विशाल हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर भेजें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।